जय हिंद दोस्तों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। दोस्तों, जैसे कि एमआरएस का टीजीटी फिजिकल एजुकेशन का एग्ज़ाम नज़दीक आता जा रहा है, आपके ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। ठीक है, तो कल से हम सिलेबस वाइज मैराथन लेकर आ रहे हैं, जिसमें आपके जितना भी आपका सिलेबस दिया है एमआरएस का, उसमें जितने भी टॉपिक्स हैं उन पर्टिकुलर टॉपिक्स को मैं 2 से 3 दिन के अंदर पूरा सिलेबस ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। जिसमें से आज हमारा पहला टॉपिक होगा दोस्तों साइकोलॉजी, खेल मनोविज्ञान के ऊपर है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। और इसमें टोटल 10 पार्ट का ही मैंने एक मैराथन बना दिया दोस्तों, क्योंकि पहले तो सोचा था कि एक एक पार्ट आपको लाऊंगा, बट टाइम कम है, इसलिए हम 10 के 10 पार्ट को मैंने यहाँ पर कंडक्ट कर दिया है। ठीक है, लगभग 150 प्लस क्वेश्चन होने वाले हैं आपके, और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइकोलॉजी से, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से आपको एमआरएस टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के अंदर 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही स्टार्ट करते हैं जल्दी से अपना आज का क्वेश्चन सीरीज़। तो पहला सेट है दोस्तों हमारा पार्ट 1। पार्ट 1 का पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है दोस्तों? आदर्शवाद दर्शन का मुख्य उद्देश्य तलाशना है। द मेन पर्पस ऑफ आइडियलिज्म फिलॉसफी इज़ टू फाइंड। क्या तलाशना है? आदर्शवाद दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या तलाशना है? तो आप चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपका ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पर। सत्य, सुंदरता और अच्छाई। ठीक है, ट्रुथ, ब्यूटी एंड गॉडनेस। आदर्शवाद दर्शन का जो मुख्य उद्देश्य है वो ट्रुथ, ब्यूटी और गॉडनेस को तलाशना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है दोस्तों, मनोविज्ञान के पिता हैं, फादर ऑफ साइकोलॉजी। कौन है फादर ऑफ साइकोलॉजी? क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन डी। ठीक है, विलियम वुंट जो है वो आपके फादर ऑफ साइकोलॉजी हैं, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों? जर्मनी के। ठीक है, विलियम वुंट कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के। ठीक है, मनोविज्ञान के पिता कौन है? विलियम वुंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। तीसरा क्वेश्चन है, एक शारीरिक शिक्षा शिक्षक आजकल आवश्यक रूप से एक क्या है? अ फिजिकल एजुकेशन टीचर नाउ डेज इज एसेंशियली अ। क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। सारे के सारे देखो, एक फिजिकल एजुकेशन टीचर एक इंस्ट्रक्टर के रूप में भी होता है, एक स्पीड टीचर के रूप में भी होता है, और एक प्रैक्टिस मास्टर के रूप में भी होता है। ठीक है, तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। मनोविश्लेषण की चिकित्सा को किसने विकसित किया? हु डेवलप्ड साइको एनालिटिक थेरेपी। तो साइको एनालिटिक थेरेपी का विश्लेषण जो किया था ना दोस्तों, वो किया था आपका सिगमंड फ्रायड ने। ठीक है, सिगमंड फ्रायड। ओके, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। सिगमंड फ्रायड जो थे साइको एनालिटिक थेरेपी के, यानी कि मनोविश्लेषण की जो चिकित्सा थी उसको विकसित किया था। और ये सिगमंड फ्रायड जो थे वो ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं दोस्तों। कहाँ के रहने वाले थे? ऑस्ट्रिया के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने दोस्तों। शब्द साइकोलॉजी कौन सी भाषा से आया है? वॉट लैंग्वेज डज द वर्ड साइकोलॉजी कम्स फ्रॉम। तो कहाँ से आया है? ये आया है आपका दोस्तों ग्रीक भाषा से आया है। मैक्सिमम फिजिकल एजुकेशन के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो आप ग्रीक भाषा के साथ जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। 6वां क्वेश्चन कह रहा है, किसके अनुसार मस्तिष्क के विज्ञान द्वारा मनोविज्ञान को समझा जाता है? ठीक है, किसने बोला है कि मस्तिष्क के विज्ञान द्वारा मनोविज्ञान को समझा जाता है? साइकोलॉजी इज अंडरस्टूड बाय द साइंस ऑफ द ब्रेन। तो ये वाक्य किसके थे दोस्तों? ये थे 18वीं सदी में। ठीक है, 18वीं सदी के अनुसार। यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी, 18वीं सदी। ओके, चलो इसको हम क्रॉस चेक कर लेंगे। अभी थोड़ा सा डाउट है मुझे इसमें, क्योंकि इसमें का जो आंसर की दे रखा है 18वीं सदी दे रखा है। अभी इसको थोड़ी देर से मैं क्लियर करके लास्ट में वीडियो के एंड में मैं कमेंट में आपको इसका आंसर क्लियर करा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने। मनोविज्ञान को कहते हैं, साइकोलॉजी इज कॉल्ड। क्या कहा जाता है मनोविज्ञान को? तो मनोविज्ञान को दोस्तों क्या कहा जाता है? मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, वैज्ञानिक अध्ययन कहा जाता है कि आत्मा का विज्ञान की प्राकृतिक विज्ञान या मानव का विज्ञान? चलिए बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। देखो ऑप्शंस के हिसाब से ये आत्मा का विज्ञान हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर व्यवहार का होता तो देन व्यवहार वाले पे हम जाते हैं, बट यहाँ पर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप साइंस ऑफ साउल। ठीक है, आत्मा का विज्ञान भी कहा जाता है मनोविज्ञान को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। खेल मनोविज्ञान के जनक कौन थे? हु वॉज द फादर ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के जो फादर थे दोस्तों वो थे कॉलीमन ग्रिफिथ। कौन थे? कॉलीमन
ग्रिफिथ। ओके, कॉलीमन ग्रिफिथ, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के जो फादर थे वो कॉलीमन ग्रिफिथ थे और ये कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले थे दोस्तों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने। साइको का अर्थ है, साइको मीन्स, साइको जो साइकोलॉजी में जो साइको टर्म आता है उसका मतलब क्या होता है दोस्तों? तो उसका जो मतलब होता है वो होगा आपका, साइको का मतलब होता है आत्मा। ठीक है, साइके या साइको, सोल बोला जाता है इसको। ठीक है, साइको का मतलब आत्मा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? दर्शन शास्त्री जिन्हें आदर्शवाद का जन्मदाता कहा जाता है, फिलोसोफर्स हु आर सेड टू बी द फादर ऑफ आइडियलिज्म। तो आइडियलिज्म के जो फादर थे वो कौन थे दोस्तों? प्लेटो। ठीक है, प्लेटो को आइडियलिज्म का फादर कहा जाता है, आदर्शवाद का जन्मदाता। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि सोक्रेट्स की बात करें, ठीक है, तो इनका जो टर्म था वो 470 से 399 BC के बीच में था। प्लेटो, ठीक है, आइडियलिज्म के जो जन्मदाता थे, उनकी बात करें तो 428 से 348 BC के, और अरिस्टोटल की बात करें तो 384 से 322 BC तक इनका टर्म रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें। इलियड व ओडिसी के रचयिता थे। द क्रिएटर्स ऑफ द इलियड एंड द ओडिसी वर। तो इलियड और ओडिसी के जो रचयिता थे वो कौन थे दोस्तों? होमर। ठीक है, होमर, ध्यान रखिएगा, होमर। ओके, होमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। प्रकृतिवाद का जनक किसे माना जाता है? हु इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ नेचुरलिज्म। प्रकृतिवाद यानी नेचुरलिज्म के फादर कौन थे दोस्तों? तो वो थे आपके रूसो। ओके, रूसो जो थे वो नेचुरलिज्म के फादर थे और ये आपके स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले थे। ठीक है, रूसो कहाँ के रहने वाले थे? स्विट्ज़रलैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने। इसको सही सुमेलित क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कौन सा है जो करेक्टली मैच्ड नहीं है दोस्तों? तो 13वें क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, सरप्लस एनर्जी थ्योरी। ये आपका करेक्टली मैच नहीं है। ठीक है, सरप्लस एनर्जी थ्योरी जो थी वो आपकी किसने दी थी? हर्बर्ट स्पेंसर और शिलर ने दी थी दोस्तों। बाकी ये बी, सी और डी ये करेक्टली मैच्ड है। ठीक है, इन तीनों को भी कायदे से दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है आपका। कैथेटिक थ्योरी जो दी थी अरस्तु ने दी थी। ठीक है, और रिकैप्चुलेटरी थ्योरी जो दी थी वो जी स्टैनले हॉल ने दी थी, और इंस्टिंक्ट प्रैक्टिस थ्योरी जो दी थी मैकडूगल ने दी थी। लेकिन सरप्लस एनर्जी थ्योरी जो थी वो कार्ल ग्रूस ने नहीं, हर्बर्ट स्पेंसर और शिलर ने मिलकर दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने। खेल मनोविज्ञान मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के कौशलों की बढ़ोतरी के सभी स्तरों पर खेला तथा शारीरिक क्रियाओं में लागू होने का अध्ययन है। यह कथन किसका है दोस्तों? स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स टू द डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स इन स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटी एट द लेवल दिस स्टेटमेंट इज। तो ये स्टेटमेंट किसका है दोस्तों? ये स्टेटमेंट है आपका के.एम. बर्न्स का। ठीक है, के.एम. बर्न्स की ये स्टेटमेंट है। के.एम. बर्न्स ने कहा था कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स टू द डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स इन स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटी एट द ऑल लेवल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम का दर्शन क्या है दोस्तों? व्हाट इज़ द फिलॉसफी ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम? तो फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम की जो फिलॉसफी है दोस्तों वो प्रकार्यवाद, प्रैग्मेटिज्म। ठीक है, प्रकार्यवाद या प्रैग्मेटिज्म। ओके, प्रैग्मेटिज्म याद रखिएगा आप। ठीक है, तो फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम की फिलॉसफी जो है वो प्रैग्मेटिज्म है, प्रकार्यवाद। ओके, नेक्स्ट पार्ट है हमारा, पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो पे लाइक ज़रूर करिएगा। पार्ट 2 में पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, क्या कह रहा है? शारीरिक शिक्षा के किस दर्शन को प्रयोगवाद की संज्ञा दी जाती है? विच फिलॉसफी ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटलिज्म। तो क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पर पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, उपयोगितावाद। दोस्तों उपयोगितावाद ही वह दर्शन है जिसको प्रयोगवाद की संज्ञा दी गई है। ठीक है, यूटिलिटेरियनिज्म, यूटिलिटेरियनिज्म। ओके, उपयोगितावाद।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है प्रयोगवाद का शिक्षा के क्षेत्र में किसने प्रयोग किया? हुज यूज्ड एक्सपेरिमेंटलिज्म इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन की फील्ड में प्रयोगवाद का प्रयोग किसने किया दोस्तों? तो एजुकेशन की फील्ड में जो प्रयोगवाद का यूज़ किया गया या प्रयोग किया गया वो किया था आपका जॉन डीवी ने। ठीक है, जॉन डीवी, और ये कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? खेल क्रीड़ा से बल, गति, संतुलन के कौशल, नैतिकता और संवेगों पर व्यक्ति नियंत्रण करता है। यह कथन किसका है? द गेम कंट्रोल्स द फोर्स, स्पीड, बैलेंस एंड स्किल, मोरालिटी एंड इमोशंस ऑफ द गेम। हुज स्टेटमेंट दिस? तो ये स्टेटमेंट रूसो का है दोस्तों। ठीक है, रूसो का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। निम्नलिखित में से किस प्राचीन दार्शनिक में शारीरिक शिक्षा को युवाओं में चारित्रिक विशिष्ट गुण लाने का सबसे सशक्त माध्यम बताया गया था? इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंशियंट फिलोसफर्स फिजिकल एजुकेशन वॉज सेट टू बी द मोस्ट पावरफुल मीन्स ऑफ ब्रिंगिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्वालिटीज ऑफ द यूथ? तो किसी प्राचीन दार्शनिक में शारीरिक शिक्षा को युवाओं में चारित्रिक विशिष्ट गुण लाने का सबसे सशक्त माध्यम जो बताया गया था दोस्तों, वो प्लेटो को बताया गया था। ठीक है, प्लेटो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया इन्होंने फिजिकल एजुकेशन को बढ़ाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। शरीर मन का संबंध किसने पहले घोषित किया? मतलब किसने पहले घोषित किया कि शरीर का मन से संबंध है? हु फर्स्ट डिक्लेयर्ड द रिलेशन ऑफ द बॉडी एंड माइंड? तो बॉडी और माइंड के रिलेशन को सबसे पहले जो डिक्लेयर्ड किया था वो किसने किया था? वो किया था आपका प्लेटो ने ही। ठीक है, प्लेटो ने शरीर और मन का यानी माइंड का जो रिलेशन डिक्लेयर्ड किया तो सबसे पहले किसने किया था? प्लेटो ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। प्लेटो किसके जनक है दोस्तों? प्लेटो इज़ द फादर ऑफ। प्लेटो किसके फादर हैं? तो वो फादर है आपके दोस्तों आदर्शवाद के। ठीक है, आइडियलिज्म, फादर ऑफ आइडियलिज्म कहलाते हैं प्लेटो, फादर ऑफ आइडियलिज्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने दोस्तों। प्रकृतिवाद के संस्थापक कौन थे? हु वॉज द फाउंडर ऑफ नेचुरलिज्म? तो फादर ऑफ या फाउंडर ऑफ नेचुरलिज्म कौन थे? तो वो थे आपके रूसो दोस्तों। ठीक है, नेचुरलिज्म के जो फादर थे वो रूसो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने। खेल के कैथार्टिक सिद्धांत के जन्मदाता हैं, अभी पीछे डिस्कस किया था। द ओरिजिनेटर ऑफ द कैथार्टिक थ्योरी ऑफ द प्ले इज? तो कौन है? वो है आपके अरिस्टोटल यानी कि अरस्तु। ठीक है, कैथार्टिक थ्योरी जो दी थी स्पोर्ट्स की वो दी थी, प्ले की वो दी थी आपके अरस्तु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। सच्चाई, सुंदरता एवं अच्छाई को पाना ये किसका लक्ष्य है? इसको भी पीछे डिस्कस किया। क्वेश्चन यहाँ पर दूसरे तरीके से पूछा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गोल ऑफ अचीवमेंट, ट्रुथ, ब्यूटी एंड गॉडनेस? तो ये किसका सिद्धांत है या किसका लक्ष्य है दोस्तों? तो ये लक्ष्य है आपका आदर्शवाद का, आइडियलिज्म का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। खेल ही जीवन है यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। स्पोर्ट्स इज लाइफ, बाय होम वॉज दिस थ्योरी गिवन? तो दिस थ्योरी इज गिवन बाय प्लेटो। ओके, प्लेटो ने ये थ्योरी दी है, स्पोर्ट्स इज लाइफ, खेल ही जीवन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। शारीरिक शिक्षा में व्यक्तित्व का विकास किसके तहत होता है? अंडर होम डज पर्सनैलिटी डेवलप इन फिजिकल एजुकेशन? किसके तहत होता है ये? क्वेश्चन नंबर 11 आइडियलिज्म, आदर्शवाद के तहत ही क्या होता है? आपके व्यक्तित्व, शारीरिक शिक्षा में पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है, व्यक्तित्व का विकास होता है आइडियलिज्म के तहत। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने। आदर्शवाद आधारित है किस पर? आइडियलिज्म इज बेस्ड ऑन। आदर्शवाद किस पर आधारित है दोस्तों? एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 11 का क्या बताया मैंने? आइडियलिज्म ना, हाँ ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। आदर्शवाद आधारित है किस पर आधारित है? आइडियलिज्म दोस्तों। आइडियलिज्म इज बेस्ड ऑन विचारों पर। आइडियलिज्म जो होता है वो आपके थॉट्स पर बेस्ड होता है। ठीक है, विचारों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने। प्रकृतिवाद किस पर आधारित है दोस्तों? नेचुरलिज्म इज बेस्ड ऑन। तो नेचुरलिज्म जो है वो आपका बेस्ड होता है वो किस पर होता है? वो होता है प्रकृति पर। प्रकृतिवाद है तो प्रकृति पर ही आपके ऑन नेचर बेस्ड होते हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने। 14वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? विलियम जेम्स मनोविज्ञान को मानते हैं। विलियम जेम्स कंसीडर्ड साइकोलॉजी। विलियम जेम्स मनोविज्ञान को क्या मानते हैं दोस्तों? तो विलियम जेम्स जो मनोविज्ञान को मानते हैं वो मानते हैं क्या?
साइंस ऑफ मेंटल प्रोसेस एंड बिहेवियर। विलियम जेम्स थोजे जो थे वो मनोविज्ञान को, साइकोलॉजी को साइंस ऑफ मेंटल प्रोसेस एंड बिहेवियर, मानसिक प्रक्रिया और व्यवहार का विज्ञान मानते थे दोस्तों। ओके, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने। दर्शन शास्त्र का उदय किस देश में हुआ दोस्तों? फ्रॉम विच कंट्री डिड फिलोसफी इमर्ज? तो दर्शन शास्त्र का उदय किस देश से हुआ? तो ये हुआ आपका ग्रीस से दोस्तों। ठीक है, ग्रीस। ओके, पार्ट 2 हमारा यहाँ पर ख़त्म है। पार्ट 3 पर चलते हैं दोस्तों। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे तो, ठीक है दोस्तों। और 100% आपके क्वेश्चन साइकोलॉजी के जो बनेंगे वो इन्हीं पार्ट 10 के अंदर से आपके क्वेश्चन कवरअप हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट 3 का पहला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करें। ठीक है, मैच ऑफ द फॉलोइंग है। तो इस मैच ऑफ द फॉलोइंग में हम देखते हैं क्या दिया है। आपके जितने भी प्रकृतिवाद है, व्यवहारवाद, यथार्थवाद, अस्तित्ववाद, इनका क्या मतलब होता है उसको मैं मैच करना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट दिया आपका प्रकृतिवाद। तो प्रकृतिवाद का क्या होगा दोस्तों? प्रकृतिवाद का यहाँ पर देखा जाए, खेल को खेल भावना से खेलना। ओके ये ठीक है। तो प्रकृतिवाद में जो होगा आपका पहला का पहला ही होगा, ए का फर्स्ट होगा। प्रकृतिवाद का मतलब यहाँ पर खेल को खेल भावना से खेलना, एक नेचर होगा। व्यवहारवाद का मतलब यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? सभी विचार, मूल्य और यथार्थ परिवर्तित होते हैं, व्यवहारवाद से संबंधित हो जाएगा। और यथार्थवाद की बात करें तो ये आपका अनपढ़ रहने से बेहतर है जन्म ना हो, कुविचारित होने से बेहतर है अनपढ़ रहना। ठीक है, अस्तित्ववाद की बात करें तो समाज एक आवश्यक बुराई है, ये अस्तित्ववाद की बात हो जाएगी। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों पहले का। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अगेन मैच ऑफ द फॉलोइंग, सेम वही क्वेश्चन है बट यहाँ पर ऑप्शंस बदल गए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अब देखते हैं कि इसमें आदर्शवाद दिया हुआ है। तो आदर्शवाद का जो होगा वो क्या होगा आपका? आदर्शवाद। ओके, आदर्शवाद यहाँ पर आपका हो जाएगा विकास हेतु शिक्षा। ठीक है, व्यवहारवाद की बात करें, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, व्यवहारवाद की बात करें तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों सफलता हेतु शिक्षा। ठीक है, प्रकृतिवाद की बात करें तो ये हो जाएगा आपका प्राकृतिक वातावरण में शिक्षा। और अस्तित्ववाद आपका शिक्षा की स्वतंत्रता। ठीक है, आइडियलिज्म का मतलब हो जाएगा एजुकेशन फॉर डेवलपमेंट। बिहेवियरिज्म का जो मतलब हो जाएगा एजुकेशन फॉर सक्सेस। नेचुरलिज्म का जो मतलब हो जाएगा एजुकेशन इन द नेचुरल एनवायरनमेंट। एंड एग्जिस्टेंशियलिज्म का जो मतलब हो जाएगा फ्रीडम ऑफ एजुकेशन। ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने दोस्तों। अगेन मैच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पर जो आदर्शवाद का मतलब क्या होगा, यहाँ पर अगर हम आदर्शवाद का मतलब देखें तो आपका हो जाएगा ओके 4 वाला। ठीक है, ठीक है, आदर्शवाद यानी आइडियलिज्म का जो मतलब हो जाएगा सत्य और मूल्य निरपेक्ष होते हैं तथा इनकी पूरी दुनिया में भागीदारी होती है। यथार्थवाद की बात करें तो यथार्थवाद में आपका हो जाएगा दोस्तों विज्ञान सत्य को प्रकट करता है, जो फैक्ट होते हैं उससे रिलेटेड। ठीक है, परिणामवाद की बात करें तो ये आपका हो जाएगा व्यक्ति अनुभव से सत्य सीखता है। और अस्तित्ववाद आपका हो जाएगा व्यक्ति का अनुभव यह निर्धारित करता है कि क्या सत्य है, यह अस्तित्ववाद से हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन मैच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है जैसे सार्वभौम का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। तो सार्वभौम का स्वतंत्र अस्तित्व जो होता है वो किससे होता है? वो होता है आपका दोस्तों यहाँ पर यथार्थवाद से। ठीक है, सार्वभौम सिर्फ अंश में विद्यमान रहता है, तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों अरस्तुवाद। ठीक है, सार्वभौम मस्तिष्क में रहता है, तो सार्वभौम मस्तिष्क में रहता है, अवधारणावाद हो जाएगा। और सार्वभौम का ना तो स्वतंत्र अस्तित्व होता है ना ही मस्तिष्क में रहता है, ये आपका हो जाएगा दोस्तों नॉमिनलिज्म। ठीक है, नॉमिनलिज्म हो जाएगा। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर 4th का। यहाँ पर आप कूट में देखेंगे तो बी वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 अगेन मैच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ज्ञान मीमांसा शास्त्र, तर्कशास्त्र, नीति शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र, अब ये किससे संबंधित होते हैं इसके बारे में हमें यहाँ पर मैच करना है दोस्तों।
तो आपका पहला पॉइंट है इसमें ज्ञान मीमांसा शास्त्र यानी एपिस्टीमोलॉजी, एपिस्टीमोलॉजी। तो इसका जो ज्ञान मीमांसा शास्त्र होगा इसका मतलब होगा दोस्तों आपका क्या, ये आपका हो जाएगा ओके परम सत्य से संबंधित होगा। ठीक है, तर्क शास्त्र की बात करेंगे तो ये आपका तर्क शक्ति से संबंधित है सीधे सीधे। नीति शास्त्र की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा नैतिकता से संबंधित, और नैतिकता से संबंधित हो गया। और सौंदर्य शास्त्र की बात करेंगे तो इसका संबंध कला के सौंदर्य से है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर फिफ्थ का दोस्तों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगेन मैच ऑफ द फॉलोइंग। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें। इसमें वही चारों दिए हैं आपका, आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म और प्रैग्मेटिज्म। अब इनके जो रचयिता थे या इनके फाउंडर थे वो हमें मैच करने हैं यहाँ पर। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं अपने पेपर में दोस्तों। तो देखते हैं यहाँ पर क्या होगा इसका सही आंसर। आदर्शवाद के जो जनक थे वो कौन थे दोस्तों? तो आदर्शवाद के जो आपके जनक थे वो प्लेटो थे। आइडियलिज्म के अभी क्लियर किया था पीछे। यथार्थवाद की बात करें तो यथार्थवाद के जो जनक थे वो कौन थे दोस्तों? वो थे आपके एरिस्टोटल। ठीक है, रियलिज्म के जो फाउंडर थे वो एरिस्टोटल थे। व्यवहारवाद की बात करें तो ये आपके दोस्तों रूसो थे। ठीक है, नेचुरलिज्म की जो व्यवहारवाद बोलते हैं ना, प्रकृतिवाद के रूसो थे। ठीक है, प्रकृतिवाद के आपके रूसो थे, नेचुरलिज्म के। और व्यवहारवाद के आपके कौन थे? जॉन डीवी थे। ठीक है, प्रैग्मेटिज्म के जो संस्थापक या फाउंडर थे या जिन्होंने इनको बनाया वो थे जॉन डीवी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे भी पूछ सकता है मैच द फॉलोइंग में, और क्वेश्चन बना के भी आपसे पूछ सकता है। यहाँ पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, और 7वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है सेम मैच ऑफ द फॉलोइंग, प्रकारवाद, विकास, यथार्थवाद और मनोरंजन। इसको फटाफट से रीड करेंगे सभी, देखते हैं क्या होगा इसका सही आंसर। चलो, प्रकारवाद की बात करें तो प्रकारवाद का जो आपका सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा सेकंड, जॉन डीवी के नाम पर प्रचलित प्रयोगवाद है प्रकारवाद। ठीक है, प्रैग्मेटिज्म जो है। विकास की बात करें तो यहाँ पर क्या सही मैच होगा इसमें? तो यहाँ विकास पर आपका सही मैच हो जाएगा चौथा, जैविक की क्रिया से शरीर में होने वाली संरचनात्मक वृद्धि। ठीक है, यथार्थवाद की बात करें तो ये आपका वह दृष्टिकोण जो प्रकृति को सभी क्रियाओं का संचालन मानता है। मनोरंजन की बात करें, स्वेच्छा से प्रारंभ की गई क्रिया। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इस सेट में मैंने मैक्सिमम मैच ऑफ द फॉलोइंग ही रखा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ताकि आते हैं आपके पेपर में। मिलान करना है मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र, आदर्शवाद। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड क्या चीज़ें होंगी यहाँ पर, ये हमको मैच करना है। तो क्या होगा सही आंसर? मनोविज्ञान का यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? तो मनोविज्ञान का होगा आपका व्यवहार। साइकोलॉजी आपके बिहेवियर से कनेक्ट होती है। ठीक है, दर्शन शास्त्र की बात करें तो दर्शन शास्त्र यानी कि फिलॉसफी आपकी कनेक्ट करेगी दोस्तों किससे? अंतःकरण के प्रति। ठीक है, लव ऑफ कंसाइंस। ओके, समाज शास्त्र की बात करें तो ये आपका कनेक्ट करेगा किससे दोस्तों? ये आपका कनेक्ट करेगा सामाजिक परंपराएं से या परंपराओं से। आदर्शवाद के जन्मदाता प्लेटो, आइडियलिज्म के। क्लियर हुआ? ऑप्शन इसका जो होगा वो बी वाला आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्लियर हुआ? ऑप्शन बी होगा 8वें का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। 9वां क्वेश्चन कह रहा है अरस्तु किसके अनुयायी थे दोस्तों? एरिस्टोटल वॉज द फाउंडर ऑफ। तो अरस्तु जो अनुयायी थे दोस्तों वो प्लेटो के थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। अरस्तु किसके अनुयायी थे? प्लेटो के। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुयायी मतलब वो किसको मानते थे? प्रभाव का नियम किसके द्वारा शुरू किया गया दोस्तों? द लॉ ऑफ इफेक्ट वॉज स्टार्टेड बाई। तो ये आपका थॉर्नड्राइक के द्वारा प्रभाव का नियम स्टार्ट किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। प्रभाव का जो नियम था, लॉ ऑफ इफेक्ट, वो किसके द्वारा शुरू किया गया? वो आपका थॉर्नड्राइक के द्वारा स्टार्ट किया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने दोस्तों। 11 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन का नियम है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉ ऑफ लर्निंग? इनमें से लॉ ऑफ लर्निंग क्या है? लॉ ऑफ रेडीनेस है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज है, लॉ ऑफ इफेक्ट है, या ऑल ऑफ दी अबव? तो क्या होगा इसका सही आंसर? बिल्कुल ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। ये सारी की सारी ही तैयार रहने का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, ये सारे के सारे क्या है? लॉ ऑफ लर्निंग के तहत ही आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। ऋणात्मक सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। नेगेटिव लर्निंग ट्रांसफर्स इज कॉल्ड। ऋणात्मक सीखने का स्थानांतरण, जो लर्निंग का ट्रांसफ़र नेगेटिवली होता है, वो क्या कहलाता है दोस्तों? उसका सिद्धांत मतलब वो लर्निंग क्या कहलाती है?
कुछ नहीं सीखना, सीखने में बाधा, बाएं हाथ से सीखना या गलत कौशल सीखना। तो क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, सीखने में बाधा। ठीक है, लर्निंग बैरियर्स यहाँ पर हो जाएगा इसका। नेगेटिव लर्निंग ट्रांसफ़र जो होती है वो लर्निंग बैरियर्स के रूप में ही होती है, आपकी सीखने में बाधा ही उत्पन्न करेंगे, जो ऋणात्मक होगी, नेगेटिविटी होगी वहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने 13वां क्वेश्चन कह रहा है मनोविज्ञान में सर्वाधिक उद्देशात्मक विधि किसे माना जाता है दोस्तों? इन साइकोलॉजी व्हाट इज कंसीडर्ड द मोस्ट ऑब्जेक्टिव मेथड। तो मनोविज्ञान के अंदर जो सर्वाधिक उद्देशात्मक विधि जो मानी जाती है ना दोस्तों, वो आपकी एक्सपेरिमेंटल ही होती है, प्रयोग करके। ठीक है, प्रयोगात्मक विधि ही सबसे उद्देशात्मक एम द्वारा मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है आपके द्वारा, हमारे द्वारा, सर्वप्रथम सीखने के सिद्धांतों की खोज किसने की? हु फर्स्ट डिस्कवर्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग। सबसे पहले लर्निंग का प्रिंसिपल की खोज या उसके सिद्धांत की खोज, सीखने की खोज किसने की थी दोस्तों? तो वो की थी थॉर्नडाइक ने ही। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थॉर्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने, वृद्धि के द्विकारक सिद्धांत के विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? हु इज क्रेडिटेड विद डेवलपिंग द टू फैक्टर्स थ्योरी ऑफ ग्रोथ। टू फैक्टर्स थ्योरी ऑफ ग्रोथ का क्रेडिट किसको दिया जाता है दोस्तों? तो वो किसको दिया जाता है? स्पीयरमैन को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? स्पीयरमैन को, स्पीयरमैन। ठीक है, टू फैक्टर्स थ्योरी ग्रोथ का जो क्रेडिट है डेवलप करने का, वो स्पीयरमैन को दिया जाता है। नेक्स्ट पार्ट 4 की तरफ चलते हैं दोस्तों। पार्ट 4 में भी आपके सारे इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पार्ट 4 का पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है? सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत प्रतिपादित किया। इंट्रोड्यूस द इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग किसने दी, किसने इंट्रोड्यूस कराया? तो वो कराया कोहलर ने। ठीक है, इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग जो थी वो कोहलर के द्वारा डेवलप की गई है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, निम्न में से कौन सी शर्त सीखने में पठार की घटना का कारण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज ऑफ प्ले टू अकरेंस इन लर्निंग। तो सीखने में पठार की घटना का जो कारण ना है या नहीं है वह कौन सा है दोस्तों? वह आपका शारीरिक सीमा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, फिजिकल लिमिट। बाकी आपका एक रस्ता, व्याकुलता, थकान, ये सारे के सारे क्या हैं? सीखने के पठार के, मतलब सीखने में जो रुकावट आती है उसके ये फॉर्म्स हो जाएंगे। ठीक है, एक रास्ता यूनिफॉर्म हो जाएगा, डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा, फटीक, थकान हो जाएगी सीखते समय, लेकिन शारीरिक लिमिट या फिजिकल लिमिट नहीं होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, सीखना, आदत, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन है। यह किसने परिभाषित किया? डेफिनेशन। ठीक है, लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ हैबिट, नॉलेज एंड एटीट्यूड्स। हु डिफाइंड इज इट? तो इसको डिफाइंड किया था दोस्तों किसने? आपका क्रो ने। ठीक है, सीखना, आदत तथा ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का जो अर्जन है ये परिभाषित किया था क्रो ने। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, सीखने के कौन से नियम को संतुष्टि का नियम कहा जाता है? विच रूल ऑफ लर्निंग इज कॉल्ड द लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन। लर्निंग के समय लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन किसे कहा जाएगा? तैयारी का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम या फिर प्रतिक्रिया का नियम? तो क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, प्रभाव का नियम। ठीक है, लॉ ऑफ इफेक्ट कहा जाएगा। लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन जो होगा, सीखने के नियम को जो संतुष्टि का नियम कहा जाता है वो लॉ ऑफ इफेक्ट को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। 5वां क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, सीखने में कार्य करना, कार्य निर्मित करना, कार्यों को ग्रहण करना इनमें से सम्मिलित है। लर्निंग इन्वॉल्व्स वर्किंग, क्रिएटिंग वर्क, टेकिंग अप इट्स टास्क। तो वो किस में है? मनोरंजन में सम्मिलित होता है। ठीक है, ठीक है, सीखने में कार्य करना, कार्य निर्मित करना, कार्यों को ग्रहण करना, इन चारों ऑप्शन में से वो आपका मनोरंजन में निहित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, शिक्षण कौशल के लिए सबसे आदर्श बनावट या रचना क्या है? द मोस्ट आइडियल डिज़ाइन फॉर टीचिंग स्किल्स। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये कैसी संरचना है। ठीक है, तो एकल रेखा, पंक्ति, अर्धवृत्ताकार या वृत्ताकार। तो सेमी सर्कुलर सबसे बेस्ट मानी जाती है दोस्तों स्पोर्ट्स के अंदर। कोई भी एक्टिविटी आपको सिखानी है, चाहे वो पीटी हो, चाहे वो किसी पर्टिकुलर गेम की स्किल हो, तो वो सेमी सर्कल में खड़ा करके ही सिखाई जाती है। इसलिए सबसे बेस्ट जो आइडियल डिज़ाइन होता है टीचिंग स्किल्स के लिए वो कौन सा होता है? सेमी सर्कल में।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने दोस्तों, पर्यवेक्षण का मुख्य ध्यान केंद्रित होना चाहिए। द मेन फोकस ऑफ द सुपरविजन शुड बी। सुपरविजन का मेन फोकस कहाँ पे होना चाहिए? तो सुपरविजन का जो मेन फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए आपका कहाँ पर, ओके ठीक है, इम्प्रूव लर्निंग कंडीशंस। जो सुपरविजन का मेन फोकस होना चाहिए वो सीखने की स्थिति में सुधार पर उसका मेन फोकस होना चाहिए जो सुपरविजन का होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, व्यवहार की वृद्धि को कहा जाता है। द ग्रोथ ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड। तो बिहेवियर की जो ग्रोथ होती है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है आपका दोस्तों लर्निंग। ठीक है, इसका मतलब होता है कि आप सीख रहे हैं, सीखना कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने दोस्तों, आधुनिक मनोविज्ञान निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करता है? मॉडर्न साइकोलॉजी स्टडीज विच ऑफ द फॉलोइंग। तो किसका अध्ययन करेगा? मॉडर्न, बिल्कुल बिहेवियर का। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, बिहेवियर। ओके, मॉडर्न साइकोलॉजी जो है स्टडी ऑफ बिहेवियर कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, असंतोष का नियम संबंधित है। द लॉ ऑफ डिससैटिस्फैक्शन इज रिलेटेड टू। डिससैटिस्फैक्शन का जो लॉ है वो किससे संबंधित है दोस्तों? तो वो संबंधित है आपका प्रभाव के नियम से। ओके, बाय द लॉ ऑफ इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने। 11 क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रूल ऑफ लर्निंग। तो लर्निंग का कौन सा रूल यहाँ पर नहीं है दोस्तों? तो वो है आपका, यहाँ पर होगा प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, लॉ ऑफ रिएक्शन जो है वो आपका लर्निंग से संबंधित, लर्निंग का नियम नहीं, बाकी तैयारी का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, ये सारे के सारे आपके लॉ ऑफ लर्निंग के रूल होते हैं। बट लॉ ऑफ रिएक्शन आपका कोई लर्निंग का रूल नहीं है। मनोविज्ञान अध्ययन है। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन पोस्चर, ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन परफॉर्मेंस और ह्यूमन रिलेशंस। क्वेश्चन नंबर 12, बिल्कुल ह्यूमन बिहेवियर। स्टडी ऑफ साइकोलॉजी इज ह्यूमन बिहेवियर, मानव व्यवहार का अध्ययन करता है हमारा मनोविज्ञान। क्वेश्चन नंबर 13, टेनिस में फोर हैंड ड्राइव सीखने पर क्रिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेनिस में फोर हैंड ड्राइव सीखने पर क्रिया टॉप स्पिन सहित फोर हैंड में रूपांतरित हो जाती है। इस प्रकार के प्रशिक्षण का स्थानांतरण किसका उदाहरण है? ऑन लर्निंग द फोर हैंड ड्राइव इन टेनिस द एक्शन इज ट्रांसफर्ड इनटू द फोर हैंड इंक्लूडिंग टॉप स्पिन। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग इज ट्रांसफर। ये कैसा प्रशिक्षण या कैसा ट्रांसफर होगा? पॉजिटिव ट्रांसफर होगा कि नेगेटिव होगा, कि प्री इफेक्टिव ट्रांसफर होगा या बैकवर्ड ट्रांसफर होगा? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल ये आपका होगा प्री इफेक्टिव ट्रांसफर होगा दोस्तों। ठीक है, यानी कि पूर्व प्रभावी स्थानांतरण। ठीक है, टेनिस में जो फोर हैंड ड्राइव सीखने पर क्या होता है, टॉप स्पिन सहित फोर हैंड में जो कन्वर्ट हो जाती है ना, इस प्रकार के प्रशिक्षण में क्या होगा आपका प्री इफेक्टिव ट्रांसफ़र कहलाएगा ये आपका। ठीक है, क्या कहलाएगा? प्री इफेक्टिव ट्रांसफ़र। नो सॉरी, ये आपका दोस्तों पॉजिटिव ट्रांसफ़र कहलाएगा, क्योंकि वो आपका क्या हो रहा है ना, वो स्किल आपकी यूज़ हो रही है किसी दूसरे उसमें। ठीक है, आपका फोर हैंड ड्राइव कर रहे हैं, फिर वो टॉप स्पिन में भी कन्वर्ट हो जा रही है, तो एक हिसाब से पॉजिटिव ट्रांसफ़र हुआ ना यहाँ पर। तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, सकारात्मक स्थानांतरण होगा यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने, और 14वां क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा मूल्यांकन सभी छात्रों के बीच सीखने के उच्च स्तरों को बढ़ावा देता है तथा उन क्षेत्रों को इंगित करता है जहां और विकास तथा सीखने की आवश्यकता है? विच असेसमेंट प्रमोट्स हायर लेवल ऑफ लर्निंग अमंग ऑल स्टूडेंट्स एंड इंडिकेट्स एरियाज वेयर फर्दर डेवलपमेंट एंड लर्निंग इज नीडेड। तो क्या होगा इसका सही आंसर? रचनात्मक मूल्यांकन कहलाएगा दोस्तों। ऐसा मूल्यांकन क्या कहलाएगा? रचनात्मक मूल्यांकन कहलाएगा दोस्तों, जिसमें क्या होता है कि सभी छात्रों के बीच सीखने और उच्च स्तर को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, साथ ही क्या होता है, वो ऐसी जगह पर भी फोकस कर देता है कि भैया अभी और भी सीखने की, और भी डेवलपमेंट की, और भी सीखने की ज़्यादा हमें ज़रूरत है। तो ऐसा जो मूल्यांकन होगा वो रचनात्मक मूल्यांकन कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, नकारात्मक त्वरित अधिगम वक्र को यह भी कहा जाता है। द नेगेटिव एक्सेलरेटेड लर्निंग कर्व इज आल्सो कॉल्ड। तो जो नेगेटिव एक्सेलरेटेड लर्निंग कर्व होता है वो आपका कॉन्वेक्स कर्व कहलाता है दोस्तों। ठीक है, उत्तल वक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पार्ट 5 पे पहुंच चुके हैं। पार्ट 5 का पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है दोस्तों? किंडरगार्टन विधि के जन्मदाता कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किंडरगार्टन विधि के जो जन्मदाता है वो हमारे फ्रोबेल हैं। ठीक है, हु इज़ द फादर ऑफ किंडरगार्टन मेथड? दैट इज़ फ्रोबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, आइडियोमीटर
आइडियोमीटर ट्रेनिंग इज कॉल्ड, आइडियोमीटर ट्रेनिंग किसे कहते हैं दोस्तों, या आइडियोमीटर ट्रेनिंग को हम क्या कहते हैं, तो आइडियोमीटर ट्रेनिंग को हम बोलते हैं मानसिक अभ्यास, ठीक है, दैट इज मेंटल प्रैक्टिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। सीखने वालों के लिए जानना आवश्यक है कि यह क्या स्मरण रखें और क्या भुला दें। यह कथन किसका है? इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द लर्नर टू नो व्हाट टू रिमेंबर एंड फॉरगेट हुज स्टेटमेंट इज। तो ये स्टेटमेंट था दोस्तों आपका क्रो एंड क्रो का, ठीक है। क्या रखें, क्या याद रखें, क्या भुला दें सीखने वालों के लिए, यह जो कथन था वो आपका क्रो एंड क्रो का था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। सीखना प्रभावित होता है, लर्निंग इज अफेक्टेड, मन से, आत्मा से, वृद्धि से या फिर प्रेरणा से। तो सीखना दोस्तों आपका प्रभावित होता है आपके मोटिवेशन से, लर्निंग आपकी प्रेरणा से संबंधित होती है, प्रभावित होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है, एजुकेशन साइकोलॉजी इज हेल्पफुल। तो एजुकेशन साइकोलॉजी हेल्पफुल किसके लिए होती है? वो हेल्पफुल होती है आपकी संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया के लिए, ठीक है। एजुकेशन साइकोलॉजी होगी वो आपकी कंप्लीट एजुकेशनल प्रोसेस के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है दोस्तों। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने। 6वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोस्तों अभ्यास का नियम है, द लॉ ऑफ एक्सरसाइज इज। तो अभ्यास का नियम इनमें से क्या होगा? अभ्यास का नियम क्या होगा? लॉ ऑफ यूज, लॉ ऑफ डिसयूज, लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ डिसयूज और नॉन ऑफ दीज। तो होगा वो आपका लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ डिसयूज, ठीक है। उपयोग का नियम एवं अनुपयोग का नियम ही अभ्यास का नियम कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने दोस्तों। 7वां क्वेश्चन कह रहा है अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किस विद्वान ने प्रतिपादित किया था? विच स्कॉलर प्रोपाउंडेड द इनसाइट थ्योरी। तो इनसाइट थ्योरी का भी हमने देखा था, क्या था इनसाइट थ्योरी का? तो इनसाइट थ्योरी का क्या था? कोहलर ने इसको प्रतिपादित किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 क्या कह रहा है? गामक कौशल सीखने का उत्तम ढंग है, द बेस्ट वे टू लर्न मोटर स्किल्स। तो मोटर स्किल्स को सीखने का जो सबसे बेहतरीन तरीका होता है वो होता है दोस्तों प्रैक्टिस, यानी कि अभ्यास, ठीक है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी मोटर स्किल्स डेवलप होंगी। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने। सीखी गई क्रिया का अन्य सामान्य परिस्थितियों में उपयोग किया जाना कहलाता है, द एक्शन लर्न इज सेट टू बी यूज द अदर कॉमन सिचुएशंस, लर्निंग, लर्निंग ट्रांसफर, मैच्योरिटी और नॉन ऑफ दीज। तो ये होगा आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग या लर्निंग ट्रांसफर भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने। कक्षा वातावरण में सीखने का महत्वपूर्ण नियम है, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट रूल ऑफ लर्निंग इन अ क्लासरूम एनवायरनमेंट। तो क्लास के अंदर का जो वातावरण हो सीखने में क्या महत्वपूर्ण नियम है? रटने का नियम, अवांछित विश्राम, परिपक्वता या फिर हस्तलेखन। तो इसका जो सही आंसर होगा बिल्कुल हस्तलेखन। क्लासरूम के अंदर जो हैंड राइटिंग वाला रूल होता है ना वो लर्निंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उस एनवायरनमेंट के लिए, आपकी क्लास की एनवायरनमेंट के लिए। सीखना मुख्य रूप से निर्भर करता है, लर्निंग मेनली डिपेंड्स ऑन मैच्योरिटी, एज, हेरिडिटी और फिजिकल फॉर्मेशन। तो सीखना आपका डिपेंड करेगा दोस्तों परिपक्वता पर, ध्यान रखिएगा, ठीक है, मैच्योरिटी के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है आपके। कंडीशनल थ्योरी ऑफ लर्निंग सिद्धांत का आविष्कार किसने किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु इन्वेंटेड द कंडीशनल थ्योरी ऑफ लर्निंग, ठीक है। कंडीशनल थ्योरी ऑफ लर्निंग थ्योरी किसने दी थी? तो ये दी थी दोस्तों आपका किसने? पावलोव ने, ठीक है। पावलोव ने कंडीशनल थ्योरी ऑफ लर्निंग प्रोवाइड कराई थी। क्वेश्चन नंबर 13 है। गहन अध्ययन का थॉर्नडाइक का नियम है। थॉर्नडाइक का जो इंसेंटिव स्टडी है, थॉर्नडाइक लॉ ऑफ इंसेंटिव स्टडी, वो क्या है? लॉ ऑफ वर्क है, लॉ ऑफ वर्किंग है, लॉ ऑफ इफेक्ट है या लॉ ऑफ पर्पज है? तो क्या होगा इसका सही आंसर? बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा प्रभाव का नियम, ठीक है। लॉ ऑफ इफेक्ट जो है वो गहन अध्ययन है, थॉर्नडाइक का नियम है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। शारीरिक शिक्षा शिक्षण के किस साधन द्वारा कल्पना शक्ति का विकास होता है? थ्रू विच मीन्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन डज इमेजरी डेवलप। तो शारीरिक शिक्षा में शिक्षण के किस साधन के द्वारा कल्पना शक्ति, किसके द्वारा हमारा कल्पना शक्ति का विकास हो चुका? फिजिकल एजुकेशन का कौन सा वो साधन है? तो वो साधन है दोस्तों आपका मॉडल, है ना। स्कूल के अंदर मॉडल्स के द्वारा, फिजिकल एजुकेशन के अंदर मॉडल्स के द्वारा हमारी इमेजरी डेवलप होती है, हमारी कल्पना शक्ति का विकास होता है, या बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। किसी खेल से सीखा गया कौशल अन्य खेल को सीखने में सहायक होता है, तो उसे क्या कहते हैं? द स्किल्स टॉट बाई एनी गेम इज हेल्पफुल लर्निंग टू अदर स्पोर्ट्स इज कॉल्ड, ठीक है। ट्रेनिंग ट्रांसफर, असिस्टेड ट्रांसफर, नेगेटिव ट्रांसफर और नॉन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा ट्रेनिंग ट्रांसफर, ठीक है। प्रशिक्षण का स्थानांतरण कहलाएगा ये, जब किसी एक स्किल को हम
दूसरे गेम की स्किल्स में यूज़ करें तो वो प्रशिक्षण का स्थानांतरण कहलाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट पार्ट 6 पे चलते हैं। पार्ट्स, अगर वीडियो पसंद आ रही तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करते चलें साथ में। पार्ट 6 का पहला क्वेश्चन है हमारा, सीखना प्रभावित होता है, लर्निंग इज़ अफेक्टेड। तो सीखना किससे प्रभावित होता है दोस्तों? तो सीखना आपका जो प्रभावित होता है मन द्वारा, आत्मा द्वारा, बुद्धि द्वारा, प्रेरणा द्वारा, अभी क्लियर किया था। लर्निंग आपकी मोटिवेशन से प्रभावित होती है दोस्तों, प्रेरणा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, पुरस्कार एवं दंड सीखने के किस नियम का प्रतिरूप है? अवार्ड्स एंड पनिशमेंट्स आर द पैटर्न ऑफ विच लर्निंग लॉ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा गया सवाल है, जल्दी से बताएंगे। तो सेकंड का सही आंसर होगा रूल ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम। ठीक है, पुरस्कार और जो दंड है वो सीखने के किस नियम का प्रतिरूप है? ठीक है, किसका पैटर्न है, किसकी तरह लेता? तो ये रूल ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास के नियम का प्रतिरूप है दोस्तों। सॉरी लॉ ऑफ इंटेंसिटी एंड स्टिमुलेंट का ये होगा दोस्तों, इसका उत्तेजक की तीव्रता का नियम का ये प्रतिरूप कहलाता है आपका, जो होता है क्या? पुरस्कार एवं दंड जो होता है। ठीक है, एक सेकेंड, आई एम थोड़ा सा कंफ्यूज, इसको थोड़ा सा फिर से क्लियर करें। पुरस्कार एवं दंड ऑप्शंस में क्या कह रहा है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम या उत्तेजक का तीव्रता का नियम। पुरस्कार एवं दंड सीखने की किस नियम के प्रतिरूप हैं? तत्परता का नहीं होगा, अभ्यास का भी नहीं होगा। ओके, ये आपका दोस्तों होगा लॉ ऑफ इफेक्ट होगा। ठीक है, ये क्या होगा? लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम का प्रतिरूप होता है आपका पुरस्कार एवं दंड जो होता है। ठीक है, उसी का प्रतिरूप होता है ना, आपको पुरस्कार भी मिल रहा है, दंड भी मिल रहा है, तो उससे क्या होता है? उसका एक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, पॉजिटिव भी पड़ेगा, नेगेटिव भी पड़ता है, दोनों तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3, कक्षा 2 के बच्चों को पीटी सिखाने के लिए कौन सी शिक्षण पद्धति उपयुक्त होगी? क्लास 2 चिल्ड्रंस गेट पीटी टीचिंग मेथड वुड बी अप्रोप्रिएट, ऑर्डर मेथड, इमिटेशन मेथड, लेक्चर मेथड और पार्ट मेथड। बहुत ही आसान सा सवाल है, तो क्या होगा इसका सही आंसर दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर होगा बिल्कुल इमिटेशन मेथड। ठीक है, अनुकरण विधि। ठीक है, कक्षा 2 के बच्चे हैं ना, वो देख करके ही सीख सकते हैं, अनुकरण करके ही सीख सकते हैं, तो उनके लिए सबसे बेहतर जो पीटी सिखाने का तरीका होगा वो इमिटेशन मेथड होगा। मैं भी इस चीज़ को फॉलो करवाता हूँ। जब प्राइमरी के बच्चे मेरे यहाँ पर आते हैं सीखने के लिए, तो बच्चे देख करके ही सीख जाते हैं, उनको कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। जैसा आप करते जाओगे वो वैसा बिल्कुल कॉपी कैट होते हैं छोटे बच्चे, इसीलिए यहाँ पर इमिटेशन मेथड सबसे बेस्ट मेथड होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। चौथावां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कोहलर ने अपना प्रयोग किस जानवर पर किया दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। ऑन विच एनिमल डिड कोहलर एन एक्सपोनेंट ऑफ लर्निंग इनसाइड थ्योरी कंडक्ट हिज एक्सपेरिमेंट? तो किस पे किया था कोहलर ने? बिल्ली, चूहा, बंदर, चिंपैंजी, चींटी एवं खरगोश। तो ये किया था बंदर और चिंपैंजी पे उन्होंने किया था। ठीक है, मंकी एंड चिंपैंजीज पे कोहलर ने एक्सपेरिमेंट्स किया था इनसाइड थ्योरी के लिए, सीखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ ट्रायल एंड एरर वाज गिवन बाय। तो ये दिया गया थॉर्नडाइक के द्वारा। ठीक है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी का जो प्रिंसिपल था वो आपका थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, सीखने वालों के लिए जानना आवश्यक है कि वह क्या स्मरण रखे और क्या भुला दे, या कथन किसका है? अभी हमने पीछे इस क्वेश्चन को क्लियर किया, चलिए बताइए कौन होगा इसका सही आंसर? बिल्कुल क्रो एंड क्रो का। क्या याद रखे और क्या भुला दे? क्रो एंड क्रो के द्वारा कथन है। क्वेश्चन नंबर 7, स्किनर के द्वारा सीखने से संबंधित दी गई परिभाषा। द डेफिनेशन गिवन बाय स्किनर फॉर लर्निंग। लर्निंग के संबंध में स्किनर ने कौन सी परिभाषा यहाँ पर दी है दोस्तों? कौन सी परिभाषा दी है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य प्रक्रिया है, ये परिभाषा आपका स्किनर द्वारा दी गई है। लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ कंसिस्टेंट हार्मोनी इन प्रैक्टिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, सीखने के स्थानांतरण का सिद्धांत कौन सा है इनमें से? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग? ठीक है, संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत, समान तत्वों का सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत या सकारात्मक स्थानांतरण? क्या होगा इसका सही आंसर? तो सही आंसर होगा दोस्तों इसका समान तत्वों का सिद्धांत जो होगा सीखने के स्थानांतरण का सिद्धांत है। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से किसे कौशल सीखने की रीढ़ समझा जाता है? विच ऑफ दीज कंसिडर्ड
टू बी द बैकबोन ऑफ लर्निंग स्किल। लर्निंग स्किल के लिए बैकबोन किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ये कहा जाता है आपका अभ्यास, अवलोकन, प्रदर्शन, अनुकरण, किसको कहा जाएगा? ये कहा जाएगा प्रैक्टिस, ठीक है, अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, क्रोनोलॉजिकल उम्र क्या है दोस्तों? व्हाट इज द क्रोनोलॉजिकल एज? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्रोनोलॉजिकल। इसमें कई ये जो एनाटॉमिकल एज होती है, क्रोनोलॉजिकल एज होती है, ठीक है, तो क्रोनोलॉजिकल एज पूछा है, क्या होती है क्रोनोलॉजिकल एज? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या होगा इसका सही आंसर? बिल्कुल, जो हम कैलेंडर वाली होती है ना, ईयर, मंथ एंड एज इन डेज, वर्ष, महीना और दिनों में जो उम्र हमारी होती है, जो हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है ना, वही क्रोनोलॉजिकल एज होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, सीखने की गति की एक सीमा होती है, इसके बाद में सुधार करना असंभव है, तकनीकी रूप से इस अवस्था को क्या बोलते हैं? देयर इज़ अ लिमिट टू द स्पीड ऑफ लर्निंग आफ्टर विच इट इज़ इम्पॉसिबल टू इम्प्रूव, व्हाट इज़ टेक्निकली कॉल्ड द स्टेज? तो टेक्निकली क्या कहा जाएगा जिसमें सीखने की गति की जो एक सीमा होती, बाद में इसका सुधार करना असंभव है, टेक्निकली इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? क्या बोलते हैं टेक्निकली? तो टेक्निकली इसको हम बोलेंगे दोस्तों पठार, ठीक है, प्लेटू। लर्निंग का जो पठार होता है, प्लेटू होता है, वही टेक्निकली कहलाएगा। एक ग्रोथ आपकी स्टॉप हो जाती है फिर एक टाइम बाद। क्वेश्चन नंबर, सीखने की ग्रोथ 12, लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का विकास कौन सी उम्र में अधिक तेजी से होता है? एट व्हाट एज डू गर्ल्स डेवलप फास्टर देन बॉयज़? 6 से 10 वर्ष, 13 से 19 वर्ष, 19 से 25 वर्ष, ओके, या 25 वर्ष से ऊपर। तो ये होगा आपका 13 से 19 वर्ष के बीच में जो होता है ना, वो लड़कियों की ग्रोथ लड़कों की अपेक्षा ज़्यादा होती है। लड़कियां जल्दी मैच्योर दिखने लग जाती हैं, जल्दी बड़ी दिखने लग जाती हैं 13 से। जो टीन एज होती है ना, टीन एज 13 से लेकर 19 के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने, ज्ञान का नियम किसे दिया गया? हु गेव द लॉ ऑफ नॉलेज? तो भैया नॉलेज का लॉ किसने दिया? वो दिया आपका थॉर्नडाइक ने, ठीक है, ज्ञान का नियम थॉर्नडाइक ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, फीडबैक पद्धति, फीडबैक मेथड क्या है दोस्तों? इसमें से हेल्पफुल फॉर न्यूबी, हार्मफुल फॉर टू फ्रेशर, नाइदर हेल्पफुल नॉर हार्मफुल, और नन ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। फीडबैक पद्धति नौसिखिया के लिए सहायक होती है। जो नया होता है, बिगिनर होता है, न्यू बी बोलते हैं जिसको, नौसिखिया, अभी इसको कुछ नहीं आता, ठीक है, उसके लिए क्या होता है हमारा आपका फीडबैक पद्धति जो होती है, फीडबैक मेथड जो होता है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। 15वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? सीखने में महत्वपूर्ण घटक है, द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इन लर्निंग इज, सीखने में जो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होगा इन चारों में से क्या होगा? परंपरागत घटक, कौशल घटक, मनोवैज्ञानिक घटक, या सारे के सारे? तो भैया ये होंगे सारे के सारे। सीखने के लिए जो इम्पोर्टेंट घटक है वो आपका परंपरागत भी होगा, कौशल से भी होगा और मनोवैज्ञानिक भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट 7 दोस्तों। पार्ट 7 का पहला क्वेश्चन है हमारा, शारीरिक संचार गतिविधि कक्षाएं किसके द्वारा बेहतर ढंग से संगठित होती हैं? फिजिकल कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़ क्लासेस आर बेटर ऑर्गेनाइज्ड बाई हुम? तो ये होगा ऑर्डर मेथड के द्वारा, आदेश पद्धति के द्वारा ही फिजिकल एजुकेशन की क्लासेस मैक्सिमम चलती, क्योंकि ग्राउंड पे ज़्यादा वर्क होता है फिजिकल एजुकेशन क्लासेस का, तो वहाँ पर ऑर्डर मेथड हो सकता है, ठीक है, कमांड भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, एडवर्ड थॉर्नडाइक ने इन नियमों को विकसित किया। एडवर्ड थॉर्नडाइक डेवलप्ड दीज लॉ। एडवर्ड थॉर्नडाइक ने कौन कौन से नियम यहाँ पर दिए हैं दोस्तों? तो एडवर्ड थॉर्नडाइक ने यहाँ पर अधिगम का नियम दिया, लॉ ऑफ लर्निंग या लर्निंग के लॉज दिए हैं दोस्तों, ठीक है। किसके लॉज दिए हैं? अधिगम के नियम आपके एडवर्ड थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए हैं, लॉज ऑफ लर्निंग्स। मैक्लेलैंड द्वारा विकसित मानव व्यवहार विधि में प्रयुक्त संक्षिप्त रूप नैच किसके लिए उपयोग किया जाता है? फॉर वॉट वॉज द एब्रीविएशन ऑफ नैच यूज्ड इन द ह्यूमन बिहेवियर मेथड डेवलप बाई मैक्लेलैंड? तो इस टर्म का यूज़ कहाँ पर किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका दोस्तों ड्राइव टू अचीव पे, ठीक है। ड्राइव टू अचीव के लिए नैच का इस्तेमाल किया जाता है, शब्द का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने मनोविज्ञान को परिभाषित करते हुए कहा है कि मानव के व्यवहार तथा संबंधों का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है? हु अमंग द फॉलोइंग डिफाइंस साइकोलॉजी as saying that studying the behavior and relationships of human beings psychology? तो ये किसके द्वारा कहा हुआ कथन है दोस्तों?
या किसके द्वारा परिभाषित की गई ये परिभाषा है? तो ये आपका क्रो एंड क्रो की इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, यांत्रिकी, दबाव, ध्वनि इत्यादि भौतिक ऊर्जा संदर्भ में उद्दीपन को किस मनोवैज्ञानिक ने परिभाषित किया? विच साइकोलॉजिस्ट हैज़ डिफाइंड स्टिमुलेशन इन टर्म ऑफ फिजिकल प्रेशर, मैकेनिकल प्रेशर, साउंड एक्सेट्रा। तो इसको परिभाषित जो किया है दोस्तों वो किया है आपका हल ने, हल। ओके, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, हल। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं पर उसे पानी पीने के लिए विवश नहीं कर सकते। यह अध्ययन कौन से नियम से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यू कैन टेक अ हॉर्स टू वाटर बट नॉट टू फोर्स हिम ड्रिंक वाटर, विच रूल इज रिलेटेड टू द स्टडी। तो ये आपका किस रूल से संबंधित है? ये आपका संबंधित है लॉ ऑफ रेडीनेस से, तत्परता के नियम से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में कोई अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन सामान्यतया के रूप में जाना जाता है। अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इज कॉमनली इज नोन एज। तो कॉमनली ये क्या बोला जाता है भैया? लर्निंग से ही के रूप में, अधिगम यानी लर्निंग के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने आप सीखने की सर्वोत्तम विधि कौन सी? व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू लर्न ऑन योर ओन। तो अपने आप में सीखने की जो सबसे सर्वोत्तम विधि होती है वो होती है दोस्तों कौन सी? प्रेक्षण विधि। ठीक है, यानी कि ऑब्जर्वेशन मेथड। हम ऑब्जर्व करके खुद से बढ़िया से सीख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आचरण विज्ञान में मानसिक प्रक्रिया जानी जाती है। प्रैक्टिकल साइंस एंड मेंटल प्रोसेस आर नोन एज। तो प्रैक्टिकल साइंस और मेंटल प्रोसेस जो होती है वो साइकोलॉजी कहलाती है, मनोविज्ञान कहलाती है। आचरण विज्ञान एवं मानसिक प्रक्रिया जो साइकोलॉजी के रूप में जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, शारीरिक शिक्षा के व्याख्यात्मक और बौद्धिक विकास के उद्देश्य में व्यक्ति की किस योग्यता को रेखांकित किया गया है? विच क्वालिफिकेशन ऑफ एन इंडिविजुअल इज आउटलाइन द पर्पस ऑफ एक्सप्लेनेटरी इन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। शारीरिक शिक्षा के व्याख्यात्मक और बौद्धिक विकास के उद्देश्य में व्यक्ति की जो योग्यता होती है उसे रेखांकित किस में किया गया है? ठीक ढंग से सोचने और समस्या हल करने की जो योग्यता होती है उस पर रेखांकित किया। द एबिलिटी टू थिंक प्रॉपरली एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, शारीरिक शिक्षा का हॉलिस्टिक कार्यक्रम विद्यमान है। द हॉलिस्टिक प्रोग्राम ऑफ फिजिकल एजुकेशन एग्जिस्ट्स, बच्चों के पाठशाला के अनुभव में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, इन चिल्ड्रंस स्कूल एक्सपीरियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, अध्यापन सहायक सामग्री के प्रयोग से अध्यापन प्रभावकारी बनता है। समय के साथ शक्ति की उपयोगिता अध्यापक के सचेत रखता है या विद्यार्थी को चौकस रखता है? अध्यापन सहायक सामग्री के प्रयोग से क्या होता है इनमें से दोस्तों? तो इनमें से अध्यापन सहायक सामग्री के प्रयोग से क्या होता है? पावर यूटिलिटी ओवर टाइम। ठीक है, समय के साथ शक्ति की उपयोगिता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, शारीरिक कौशल का सीखना संबंध रखता है। लर्निंग ऑफ फिजिकल स्किल्स बिलोंग्स टू। तो फिजिकल स्किल्स की जो लर्निंग होती है वो किससे बिलोंग्स होती है आपकी? कॉग्निटिव सीखने से, बिल्कुल ये भी होगा, प्रभाव से भी होगा, मोटर के नियम सीखने से भी होगा। सारे के सारे सही होंगे, उपरोक्त ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, सीखने के कौन से नियम को उपयोग और अनुपयोग का नियम कहा जाता है? विच लॉ ऑफ लर्निंग इज कॉल्ड रूल ऑफ यूज एंड डिसयूज। तो ये रूल आपको किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है दोस्तों अभ्यास के नियम को। ठीक है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि एक विशेष कौशल अधिग्रहण किसी दूसरे कौशल को सीखने में हस्तक्षेप करे तो इसे क्या कहेंगे? इफ़ अ पर्टिकुलर स्किल एक्विजिशन interferes with learning to another skills it will be called positive transfer, negative transfer, zero transfer और none of these। तो ये आपका नेगेटिव ट्रांसफ़र कहलाएगा दोस्तों। ठीक है, नकारात्मक स्थानांतरण कहलाएगा। अगला सेट है हमारा सेट नंबर 8। 8वें सेट में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? सरप्लस एनर्जी थ्योरी, कार्टिक थ्योरी, थ्योरी, इंस्टिंक्ट प्रैक्टिस थ्योरी। ये क्वेश्चन रिपीट है। चलो बताओ इसका क्या होगा सही आंसर। पहले हमने क्लियर किया है इस क्वेश्चन को। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या होगा? 8वें का कौन सा गलत मैच है? बिल्कुल सरप्लस एनर्जी थ्योरी आपकी कार्ल ग्रूस के द्वारा नहीं होगी। ठीक है, और अभी इसका आंसर मैंने बताया था, कमेंट में बताएंगे सरप्लस एनर्जी थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, कमेंट करके बताएंगे सभी के सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर एंड शिलर आइडिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, यदि विद्यार्थी गलती करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? व्हाट शुड
द टीचर डू इफ़ स्टूडेंट्स मेक्स अ मिस्टेक? डांटना चाहिए, दंडित करना चाहिए, माता पिता से शिकायत करनी चाहिए, या फिर मार्गदर्शन एवं परामर्श देना चाहिए? तो बिल्कुल भैया मार्गदर्शन एवं परामर्श देना चाहिए। अगर बच्चा गलती करता है तो गाइडेंस एंड एडवाइस शुड बी गिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज स्किनर ने प्रस्तुत किया, स्किनर प्रेजेंटेड, स्किनर ने क्या प्रस्तुत किया दोस्तों? कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया है स्किनर ने? तो स्किनर ने जो सिद्धांत प्रस्तुत किया है वो कौन सा है? सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, इनमें से ऑपरेशन कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। किशोरावस्था के दौरान व्यक्ति का वर्तन किसके द्वारा प्रभावित होता है? ड्यूरिंग एडोलसेंस द पर्सन्स मूवमेंट्स इज अफेक्टेड बाय समकक्ष वर्ग। ठीक है, इक्विवेलेंट ग्रुप, एरोप्लेन जा रहा है छत के ऊपर से, इक्विवेलेंट ग्रुप। ठीक है, जो किशोरावस्था के दौरान व्यक्ति का वर्तन जो प्रभावित होता है वो समकक्ष वर्ग के द्वारा, इक्विवेलेंट जो हमारे समान जो वर्ग होते हैं ना उनके द्वारा ही इफेक्ट होता है, प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कौन सा? व्हाट इज द मेन फैक्टर अफेक्टिंग पर्सनैलिटी? पर्सनैलिटी को प्रभावित करने का जो मेन फैक्टर है दोस्तों वो क्या है? ऑप्शन बी, इनहेरिटेंस एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, वंशानुक्रम एवं वातावरण हमारी पर्सनालिटी को काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है, वृद्धि निम्नलिखित कालों में से किस काल में सबसे अधिक होती है? द ग्रोथ इज हाईएस्ट ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स? हमारी जो ग्रोथ होती है वो सबसे ज़्यादा किस में होती है? शैशव काल, बाल्यावस्था, तरुणावस्था या किशोरावस्था? तो सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ होती है, ज़्यादा जो ग्रोथ होती है वो हमारी इनफेंसी पीरियड में होती है, शैशव काल में होती है दोस्तों। के क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने। निम्न में से कौन सा क्रैशमर के शरीर प्रकार की वर्गीकरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रैशमर्स बॉडी टाइप? पिकनिक, एथलेटिक, कॉलरिक और एस्थेनिक। ठीक है, पिकनिक हो गया, एथलेटिक हो गया, कॉलरिक हो गया, ठीक है, या एस्थेनिक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे अगर हम चले तो 7वां क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, कॉलरिक। ठीक है, कॉलरिक जो है वो आपका क्रैशमर का वर्गीकरण है। क्रैशमर ने आपका पाइकनिक, एथलेटिक और एस्थेनिक ये 3 टाइप्स दिए हैं। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर से पहले हम यहाँ पॉइंट्स देख लेते हैं भाई। क्रैशमर्स ने जो बॉडी टाइप्स का जो किया था और शेल्डर्स ने किया। क्रैशमर्स ने एस्थेनिक, एथलेटिक, पाइकनिक और डिस्प्लास्टिक ये 4 प्रकार के दिए। ठीक है, फिर वहीं शेल्डन्स की बात करें तो एक्टोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ और एंडोमॉर्फ हो गया। ठीक है, ओके। अब यहाँ अगर हम पॉइंट्स की बात करें, जैसे आपका एस्थेनिक और एक्टोमॉर्फ जो होते हैं, लीन, स्लिम, शैलो और चेस्टेड और टॉल इन प्रोपोर्शन टू देयर वेट। ठीक है, और एस्थेनिक की बात और मेसोमॉर्फ की बात करें तो ये मस्कुलर होते हैं और इनके शोल्डर्स बड़े बड़े होते हैं, चौड़े होते हैं, वेल डेवलप्ड चेस्ट, इनके चेस्ट भी बड़े होते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग होते हैं बेसिकली। पाइकनिक, एंडोमॉर्फ की बात करें तो ब्रॉड होते हैं, राउंडेड फिगर होता है इनका, लार्ज सर बड़ा होता है, गर्दन इनकी हैवी होती है, भारी होती है और रूडी फेस होता है, मतलब देखने में ही गुस्सैल लगते हैं सामने से। ठीक है, तो ये पाइकनिक और एंडोमॉर्फ के होते हैं। डिस्पाइकनिक की बात करें तो एबनॉर्मल बॉडीज़ होती हैं, एबनॉर्मल बिल्ड्स होते हैं। ठीक है, फिजिकली थोड़ा सा डिस्टर्ब दिखते हैं। अगले तो ये यहाँ पर आप देख पाएंगे, जैसे सोमेटो टाइप्स की बात होगी तो सोमेटो टाइप्स में आप देखिए यहाँ पर क्या दे रहा है। ठीक है, 3 टाइप्स दे रखे हैं यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा एक एक्टोमॉर्फ शरीर की रचना का घटक नहीं है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ एक्टोमॉर्फ? तो एक्टोमॉर्फ का इसमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है? लंबी पतली गर्दन, लंबी अनुदार छाती, मजबूत और लंबी गर्दन, लंबी भुजाओं के साथ लटकते कंधे। सामने आपके फिगर है, डायग्राम है। ठीक है, उसके अनुसार आप बता सकते हैं इसमें आंसर क्या होगा। इसका क्वेश्चन नंबर 8 का क्या होगा? बिल्कुल मजबूत और लंबी गर्दन आपको नहीं दिख रही होगी। पतली गर्दन दिख रही है, किसी एंगल से स्ट्रॉन्ग गर्दन दिख रही है नहीं ना, तो मजबूत और लंबी गर्दन ये इसका घटक नहीं है एक्टोमॉर्फ का। ठीक है, ध्यान रखना है। बाकी सारी की सारी तीनों इसके सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने दोस्तों। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों द्वारा कौन सी आयु का पता लगाया जाता है? व्हाट एज इज डिटेक्टेड बाय साइकोलॉजिकल टेस्ट? साइकोलॉजिकल टेस्ट के द्वारा हम कौन सी उम्र का पता लगा सकते हैं दोस्तों? तो वो है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मानसिक आयु, मेंटल एज का हम पता लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने। स्पेंसर ने व्यक्तित्व को कितने वर्गों में बांटा है? इन हाउ मैनी क्लासेस डिड स्पेंसर्स डिवाइडेड इन पर्सनैलिटी? तो पर्सनैलिटी को स्पेंसर्स ने दोस्तों 6 घटकों में बांटा, 6 वर्गों में बांटा है। ठीक है, कौन कौन से? आपका नॉलेज ओरिएंटेड, ब्यूटी ओरिएंटेड, इकोनॉमिकल, पॉलिटिक्स, रिलीजियस एंड
कम्युनिटी ओरिएंटेड। ठीक है, स्पेंसर ने व्यक्तित्व को इन 6 टाइप्स में डिवाइड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है आपको एंडोमॉर्फ की विशेषता है। कैरेक्टराइजेशन ऑफ एंडोमॉर्फ इज, तो क्या है, शिथिल एवं वसा। जैसा कि आपको मोटा आदमी, हल्का फैटी आदमी दिख रहा होगा, शिथिल एवं वसा युक्त होता है, रिलैक्स्ड एंड फैट। ठीक है, ये एंडोमॉर्फ की विशेषता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, किस व्यक्ति ने मनोविज्ञान को पर्यावरण के संदर्भ में व्यक्ति की प्रक्रियाओं का अध्ययन बताया है? विच पर्सन डिस्क्राइब साइकोलॉजी एज द स्टडी ऑफ द प्रोसेस ऑफ द इंडिविजुअल इन द कंटेक्स्ट ऑफ एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट के कंटेक्स्ट में मनोविज्ञान को प्रक्रियाओं, व्यक्ति की प्रक्रियाओं का अध्ययन किसने बताया है दोस्तों? तो वो बताया है किसने? विलियम जेम्स ने। ठीक है, विलियम जेम्स। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्टेनले हॉल के अनुसार मानव विकास के लिए कौन से काल को जन्म पूर्व अनुभवों के पुनरावर्तन का काल कहा जाता है? अकॉर्डिंग टू स्टेनले हॉल, विच एरा इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ रिकरेंस ऑफ पेरेंटल एक्सपीरियंस फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, शैशवा काल को कहा जाता है। ठीक है, हमारे इन्फेंसी पीरियड जो होता है वही तो होता है ना, हमारे पुनरावर्तन, पूर्व अनुभवों का पुनरावर्तन का काल कहा जाता है। ठीक है, प्रीनेटल बोलते हैं इसको, प्रीनेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन का नियंत्रण करता है। सोमैटोट्रोपिक हार्मोन कंट्रोल करता है शरीर की वृद्धि को, शरीर की शारीरिक क्रिया को, मेटाबॉलिक क्रिया को, या फिर हृदय की क्रिया को। तो किसको कंट्रोल करता है भैया? तो ये कंट्रोल करता है किसको? शरीर की वृद्धि को। हमारी जो बॉडी की ग्रोथ होती है उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? सोमैटोट्रोपिक हार्मोन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, शारीरिक शिक्षा में व्यक्तित्व का संबंध है, क्या संबंध है? व्हाट इज रिलेशन ऑफ पर्सनैलिटी इन फिजिकल एजुकेशन? व्यक्तित्व का फिजिकल एजुकेशन से क्या संबंध है दोस्तों? तो वो संबंध है, व्यक्तित्व शारीरिक शिक्षा का एक हिस्सा है। पर्सनैलिटी इज़ अ पार्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी फिजिकल एजुकेशन का, पर्सनैलिटी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 9 हमारा। पहला क्वेश्चन है पार्ट 9 का, व्यक्तिगत भेद इनके कारण होता है। इंडिविजुअल डिफरेंस आर ड्यू टू, व्यक्तिगत भेद इन चारों में से किसके कारण होगा दोस्तों? तो वो होगा आपका इनहेरिटेंस एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट्स के द्वारा। वंशानुक्रम एवं वातावरणीय प्रभाव जो होता है उसके कारण इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो जाते हैं, व्यक्तिगत भेद होते हैं। शेल्डन के शारीरिक वर्गीकरण में मेसोमॉर्फ का क्या तात्पर्य है? इन शेल्डन्स एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन द मेसोमॉर्फ इम्प्लाइज, क्या तात्पर्य है मेसोमॉर्फ का शेल्डन के शारीरिक वर्गीकरण में? एथलेटिक। ठीक है, मेसोमॉर्फ का मतलब होता है एथलेटिक बॉडी टाइप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी बालक द्वारा एक खेल में वीरता का अभिनय किया जाता है तो यह किस प्रकार के खेल में आता है? इफ़ अ चाइल्ड परफॉर्म्स हीरोइज्म इन अ गेम, व्हाट काइंड ऑफ प्ले डज इट कम इन? बौद्धिक खेल, रचनात्मक खेल, स्वच्छंद खेल या संवेगात्मक खेल, किन खेलों के अंतर्गत आएगा? तो ये आएगा आपका संवेगात्मक खेल के अंदर आएगा, इमोशनल प्ले के अंतर्गत आएगा। इसमें रामलीला, वीरता का अभिनय, नौटंकी, नाटक, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, शारीरिक शिक्षा के क्रियाकलापों के चयन करते समय किस बात का ध्यान रखना आवश्यक है? व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड वाइल क्लोजिंग फिजिकल एजुकेशन एक्टिविटीज़? क्या इंपॉर्टेंट होता है शारीरिक शिक्षा के क्रियाकलापों का चूज़ करते हुए, उनका चयन करते हुए? तो बच्चों की शारीरिक दक्षता एवं आवश्यकता, फिजिकल एफिशिएंसी एंड नीड्स ऑफ चिल्ड्रन की ज़रूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, शेल्डन द्वारा दिया गया वर्गीकरण कौन सा है इनमें से दोस्तों? व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन गिवन बाय शेल्डन? शेल्डन ने अभी पीछे हमने चार्ट में क्लियर किया था, शेल्डन ने कौन से इसमें से दिए, किस प्रकार से क्लासीफाइड किया है? तो ये क्लासीफाइड किया आपका एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, व्यक्तित्व के बहुमुखी विकास में शामिल है। वर्सटाइल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी इंक्लूड, पर्सनालिटी की जो वर्सटाइल डेवलपमेंट है उसमें क्या समाहित होता है, क्या शामिल होता है दोस्तों? तो वो शामिल होता है सारे के सारे, शारीरिक और मानसिक भी होगा, सामाजिक और भावनात्मक भी होगा, नैतिक और विकासात्मक भी होगा, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, मानसिक विकास में सम्मिलित है बाहरी और अंदरूनी अंग, तर्क और सोचना, नैतिक और आचार, भाषात्मक परिपक्वता, मानसिक विकास। मेंटल डेवलपमेंट इंक्लूड्स, तो मेंटल डेवलपमेंट क्या इंक्लूड है? तर्क और सोचना, लॉजिक एंड थिंकिंग, ये आपका मेंटल डेवलपमेंट से रिलेटेड होगी। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने दोस्तों, तनाव है। स्ट्रेस क्या है दोस्तों? तो स्ट्रेस क्या है?
लाभकारी और हानिकार दोनों स्थिति के अनुसार होता है। स्ट्रेस डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन बोथ बेनिफिशियल एंड हार्मफुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने। 9वां क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी ऐसी प्रणाली है जो कि सामाजिक तथा नैतिक मूल्यों का आंतरिक प्रतिनिधित्व करती है, जो कि बच्चों को उसके अभिभावकों एवं दूसरों द्वारा सिखाई जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टम दैट इंटरनली रिप्रेजेंट सोशल एंड मोरल वैल्यूज विच आर टॉट टू द चाइल्ड बाई हिज पेरेंट्स एंड अदर्स, जो उनके पेरेंट्स और दूसरों के द्वारा सिखाई जाती है। वह कौन सी इसके लिए इसमें लिबिडो है, ईड है, सुपर ईगो है या फिर ईगो है? क्या होगा इसका सही आंसर? सुपर ईगो। ठीक है, सुपर ईगो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने। मानव शरीर के शारीरिक बनावट से संबंधित एक शैक्षिक पाठ्यक्रम को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द एजुकेशनल कोर्स रिलेटेड टू एनाटॉमी ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड? तो क्या कहलाएगी वो कहलाएगी दोस्तों शारीरिक शिक्षा, फिजिकल एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है। निम्नलिखित में से कौन मनोवैज्ञानिक अंश का एक लक्षण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ साइकोलॉजिकल अप्रीहेंसन? कौन सा वो साइकोलॉजिकल अप्रीहेंसन का सिम्टम नहीं है इसमें से दोस्तों? तो वो होगा आपका डिजीनेस। ठीक है, चक्कर आना एक साइकोलॉजिकल अप्रीहेंशन नहीं होगा। बाकी आपका मन स्थिति में उतार चढ़ाव हो गया, लगातार चिंता, उदासी, खिन्नता, ये सारी चीज़ें आपके साइकोलॉजिकल लक्षण में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। व्यक्तित्व का स्वरूप होते हुए भी एथलीट में अन्य संबद्ध कारक होते हैं। सर्वोत्तम कार्य निष्पादन तब होगा जब चिंता का स्तर होता है। ठीक है, क्या होगा इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का? ऑप्शन बी, मध्यम। जब चिंता का स्तर मध्यम हो, मीडियम हो, तब क्या होगा? सर्वोत्तम कार्य होगा। व्यक्तित्व का स्वरूप होते हुए एथलीट में अन्य संबद्ध कारक होते हैं। सर्वोत्तम कार्य निष्पादन कब होगा? जब चिंता का स्तर क्या होगा? मध्यम होगा, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है आपका दोस्तों। व्यक्तित्व में परिवर्तन सीखने की प्रक्रिया है जो नई सोच व मूल्यों व योग्यता की समझ का निर्माण करती है। किसका कथन है? तो ये कथन किसका है दोस्तों? ये कथन है आपका H.C. मॉरिसन का। ठीक है, H.C. मॉरिसन। क्वेश्चन नंबर 14 PF प्रश्नावली है। PF क्वेश्चनर क्या है यहाँ पर दोस्तों? तो PF क्वेश्चनर क्या कहलाएगा? ये आपका साइकोलॉजी टेस्ट कहलाता है। ठीक है, मनोविज्ञान परीक्षण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है। बच्चों में शारीरिक वृद्धि बहुत तेज होती है। चिल्ड्रंस फिजिकल ग्रोथ इज़ वेरी फास्ट। किस उम्र में बच्चों में सबसे ज़्यादा फिजिकल ग्रोथ होती है? 3 वर्ष तक की आयु में सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है बच्चों में, अप टू द एज ऑफ 3। ठीक है, नेक्स्ट है पार्ट 10 हमारा। वीडियो पसंद आ रही हो दोस्तों, क्वेश्चन आपको बढ़िया लग रहे हो तो फटाफट से शेयर कर दें सेशन को। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है दोस्तों? लास्ट पार्ट है हमारा ये। कालक्रम के अनुसार उम्र का आशय क्या है? उस कालक्रम के अनुसार उम्र का आशय क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकॉर्डिंग टू क्रोनोलॉजी? अभी डिस्कस किया था, वर्ष, महीने तथा दिन। ठीक है, वर्ष, महीने तथा डिटर्मिनेशन ऑफ एज इन ईयर, मंथ एंड डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। सिगमंड फ्राइड को निम्नलिखित में से किसी एक सिद्धांत का पिता कहा जाता है। सिगमंड फ्राइड इज कॉल्ड द फादर ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग। किस इनमें से किसी एक सिद्धांत का पिता कहा जाता है सिगमंड फ्राइड को? किसका? थ्योरी ऑफ साइको एनालिसिस। ठीक है, मनोविश्लेषण के सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है शारीरिक बनावट सूचक है। बॉडी शेप इज इंडिकेटिव। किसका सूचक है शारीरिक बनावट? तो ये आपके स्वास्थ्य का सूचक है, हेल्थ का सूचक है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मानव के विकास, एक सेकेंड, शारीरिक बनावट का सूचक, हेल्थ बता दिया क्या मैंने? सॉरी, आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड होगा। ठीक है, व्यक्तित्व से रिलेटेड। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। जो शारीरिक बनावट सूचक होता है ना, जो हमारी फिजिक होती है, जो हमारी सामने से जो पर्सनैलिटी दिखती है, तो पर्सनालिटी का ही सूचक होता है शारीरिक बनावट जो होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है। मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं को सही क्रम में चुनिए। चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट की जो सही स्टेज है वो आपको चूज़ करनी है। तो वो क्या होगी? इन्फेंसी होगी, चाइल्डहुड होगी, एडोलसेंस और एडल्ट। ठीक है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और वयस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। वृद्धि एवं विकास के काल 8 वर्ष की आयु को कहा जाता है। द एज of 8 years of growth and development is called बाल्यावस्था। ओके, चाइल्डहुड कहलाती है वो, 8 वर्ष की आयु तक के जो कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सी आसन विकृति नहीं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोस्टर ऑफ डिफॉर्मिटी? तो इसमें
डिफॉर्मिटी का कौन सा पॉस्चर नहीं होगा दोस्तों, तो वो होगा आपका कौन सा, लॉगोसिस। लॉगोसिस किसी प्रकार की डिफॉर्मिटी नहीं है, बाकी आपकी स्कॉलियोसिस, फ्लैट फीट और नॉक नी आपकी डिफॉर्मिटी में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। व्हाट इज कॉल्ड द साइकोफिजिकल यूनिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। साइकोफिजिकल यूनिटी ह्यूमन की जो लाइफ की होती है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है आपकी दोस्तों डेवलपमेंट ऑफ माइंड एंड बॉडी। ठीक है, मन तथा शरीर का विकास कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने दोस्तों, कंधे का आगे की ओर झुकाव कहलाता है। द फॉरवर्ड टिल्ट ऑफ द शोल्डर इज कॉल्ड। कंधे का आगे की तरफ का जो झुकाव होता है वो क्या कहलाएगा, राउंड शोल्डर कहलाएगा। ठीक है, राउंड शोल्डर। ठीक है, ऐसा दिखता है आपका ये जो आगे की तरफ झुकाव होता है। ठीक है, ये पार्ट राउंड शोल्डर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, प्रारंभिक सोपान में बाल्यावस्था की अपेक्षा वृद्धि की गति होती है। अर्ली स्टेजिंग हैज़ अ हायर रेट ऑफ ग्रोथ देन चाइल्डहुड। तो ये कहलाएगा आपका क्या दोस्तों, ये कहलाएगा आपका सेम स्पीड कहलाएगा, समान गति कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, एक्टोमॉर्फ व्यक्ति है। एक्टोमॉर्फ पर्सन इज, तो एक्टोमॉर्फ कैसा व्यक्ति होता है, ये पतला और सीधा व्यक्ति होता है। ठीक है, थिन एंड स्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, काइफोसिस विरूपता, इसे भी कहते हैं काइफोसिस मैलफॉर्मेशन इज ऑल्सो कॉल्ड गोल कमर, राउंड वेस्ट भी कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है आपका दोस्तों, अंतर्मुखी व्यक्ति वाले व्यक्ति रुचि रखते हैं। इंडिविजुअल्स विथ एन इंट्रोवर्टेड पर्सनालिटी इज इंटरेस्टेड इन। अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति किस चीज़ में रुचि रखते हैं, ये रखते हैं स्वयं अपने खुद में ही, इटसेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम अधिगम का गौड़ नियम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग। तो सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग कहलाएगा आपका आसन्न काल का नियम, यानी कि इमीडिएट रूल कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, उत्कृष्ट एथलीटों में जैसे कुछ समान व्यक्तित्व के गुण होते हैं। एक्सेलेंट एथलीट्स हैव सम कॉमन पर्सनैलिटी ट्रेट्स सच एज। वो कौन से होते हैं, वो होते हैं आपके दोस्तों उपयुक्त सभी। ठीक है, काम का तरीका होता है, कौशल होता है, मानसिक सामर्थ्य भी होता है ज़्यादा इनमें। नेक्स्ट आज का आखिरी सवाल, किसी व्यक्ति की उचित निर्णय लेने और आलोचनात्मक दृष्टि से विचार करने की क्षमता किसकी समझदारी कहलाता है दोस्तों, कहलाती है। तो ये बौद्धिक, आध्यात्मिक, भावनात्मक या फिर सामाजिक। क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर होगा दैट इज इंटेलेक्चुअल। ठीक है, बौद्धिक समझदारी कहलाएगी। तो ये थी दोस्तों आज की आपकी कंप्लीट साइकोलॉजी की क्लास। ठीक है, साइकोलॉजी में आपको इससे ज़्यादा बाहर से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतने क्वेश्चंस अगर आपने कायदे से रिवाइज कर लिए, आपके 4 से 5 क्वेश्चन आने ही आने हैं यहाँ से। ठीक है, तो 4 से 5 क्वेश्चन आपके यहाँ से पक्के हो जाने। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, साथ ही जो भी दोस्त मेरे इस चैनल पर नए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।